हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। और मैंने आपको पहले से ही बताया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टाइप के सेल होते हैं और न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड किस में होता है? यूकैरियोटिक में। ओके, तो हम अभी यहाँ सबसे पहले न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और ये स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस का होगा वो ऑब्वियसली यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट में तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है ही नहीं, है ना। तो आप इमेजिन करो कि अपने पास एक सेल है और ये न्यूक्लियस है सेंटर में। हम नॉर्मली जब सेल को बनाते हैं तो सिंगल ऐसे लाइन खींच देते हैं और सिंगल लाइन से आप न्यूक्लियस को भी बताते हो कि ये न्यूक्लियस है। बट सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता चुकी हूँ कि ये डबल लेयर होता है। सेम वे में न्यूक्लियस का भी ये मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर होता है। ओके, तो अगर मैं इसी न्यूक्लियस को बड़ा करके बनाऊं तो न्यूक्लियस कुछ ऐसा हो। जो न्यूक्लियस की बाउंड्री है उसे आप कहते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, ये होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि डबल लेयर होता है। अब आप देख रहे होंगे कि जब मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रही हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ रही हूँ। ये जो गैप है ये क्या है? ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसे आप जानते हो कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। फिर ये स्पेस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जगह जगह से टूटी हुई मिल रही है, स्पेस बना हुआ है यहाँ पे, ये क्या होता है? ये न्यूक्लियर पोर होता है। न्यूक्लियर पोर होता है। पोर मतलब छिद्र, छेद। तो ये जो छोटा छोटा सा स्पेस रह जा रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ये क्या होता है? ये होता है एक गेट की तरह जिसमें से अंदर का मटेरियल बाहर आ सकता है और बाहर का मटेरियल अंदर जा सकता है। ठीक है, तो एक छोटे से गेट की जैसा होता है न्यूक्लियर पोर। अब आप जब न्यूक्लियस के अंदर एंटर करोगे तो आपको दिखेगा एक जेली लाइक स्ट्रक्चर पूरा फैला हुआ यहाँ पे। ये क्या होता है भाई? ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे आप सेल मेम्ब्रेन के अंदर आने पे साइटोप्लाज्म देखते हो, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जाने पर न्यूक्लियोप्लाज्म आपको मिलता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको उलझा हुआ तैरता हुआ एक लंबा सा स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि बीडेड होगा। बीडेड मतलब मोती के माले जैसा। ये ऐसा बीडेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ये बीडेड स्ट्रक्चर क्या है? ये होता है क्रोमेटिन मटेरियल। क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल बोल सकते हैं या केवल आप क्रोमेटिन भी बोल सकते हो। ये होता है डीएनए का थोड़ा पैक्ड फॉर्म। ये जो उलझा हुआ दिख रहा है आपको, ये डीएनए ही है थोड़ा प्रोटीन के साथ रैप होकर, पैक्ड होकर और क्रोमेटिन का रूप लिए हुए है। जो आपको बीडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो डायरेक्टली डीएनए नहीं है। ठीक है, डीएनए मैं बता चुकी हूँ आपको जेनेटिक मटेरियल होता है और ह्यूमन डीएनए 2 मीटर का होता है, ये भी मैंने आपको बताया था।
तो सोचो 2 मीटर लंबा डीएनए यानी कि रिबन लाइक स्ट्रक्चर कैसे छोटे से न्यूक्लियस में रह सकता है। ऑब्वियसली कुछ हार्ड पैकिंग हुई होगी, बहुत सारी फोल्डिंग हुई होगी, तभी ये क्रोमेटिन मटेरियल का रूप ले लेता है और इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड हो जाता है। इसी न्यूक्लियस में कहीं कहीं आप देखोगे बहुत सारा डेंस एरिया दिखेगा, कुछ ज़्यादा गाढ़ा सा, थोड़ा डार्क सा एरिया दिखेगा। वो जो डार्क एरिया होता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये डार्क स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? न्यूक्लियोलस। और 2 वर्ड आपके पास, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस के अंदर। मैं इसको क्लियर कर दूं कि मैंने यहाँ पे क्रोमेटिन लिखा है और दूसरा वर्ड आपका दे रहा है, मैं क्रोमेटिन लिखती हूँ पहले, और दूसरा वर्ड जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है क्रोमोसोम। तो आखिर डिफरेंस क्या है? डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, इतना सारा वर्ड बोल दिया न्यूक्लियस के अंदर होता है बोल रहे हैं। तो डीएनए जो है वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर बहुत सारे कोड्स होते हैं जिनको रीड करके प्रोटीन बनाया जाता है राइबोसोम के द्वारा। राइबोसोम मैंने बताया ना आपको कि प्रोटीन फैक्ट्री होता है, तो डीएनए से वो प्रोटीन बनाता है और यही प्रोटीन फिर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डीएनए जब कुछ प्रोटीन के साथ पैक होकर थोड़ा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, ये बीडेड स्ट्रक्चर होता है, यानी ऐसे मोती के माले जैसा होगा, इसे बीडेड स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब यही क्रोमेटिन जो है, हमेशा आपको क्रोमेटिन जो है हमेशा रेस्टिंग स्टेज पे मिलेगा। जब सेल रेस्ट कर रही है तो आपको मिलेगा क्रोमेटिन देखने को, यानी बीडेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लेकिन वही सेल जब डिवाइड कर रही है, ड्यूरिंग डिवाइडिंग के दौरान कैसा होगा? थोड़ा और कॉम्पैक्ट हो जाएगा और आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा सेल के न्यूक्लियस के अंदर, वो होता है क्रोमोसोम। ये मोर पैक्ड फॉर्म है जो कि केवल डिवाइड होने के टाइम में होता है। केवल डिवाइड होने के टाइम में आपको क्रोमोसोम दिखते हैं, अदरवाइज नॉर्मली तो ये क्रोमेटिन रहता है इसके अंदर। ओके, तो ये स्ट्रक्चर्स आपको क्लास 8th के लेवल पे पढ़ना है। और इसके अलावा आपके 95 पेज नंबर पे छोटा सा येलो बॉक्स के अंदर जीन के बारे में बताया है। जीन क्या होता है थोड़ा सा ये आप समझ लीजिए। सपोज़ मैं एक डीएनए बनाती हूँ, ये डीएनए है। डीएनए आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा बना रहता है। इस पर मैंने कहा कि डीएनए रिबन लाइक होता है, तो रिबन को जब ट्विस्ट कर देंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये क्या है? ये आपका डीएनए है। ओके, ये है आपका डीएनए और इस पे बहुत सारे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम कोड कहते हैं कि भाई कोड लिखा हुआ है, कोड्स होते हैं डीएनए के ऊपर, आपस में बॉन्डेड होते हैं, इसलिए आपको सीढ़ी नुमा एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है जब भी आप डीएनए कहीं बना हुआ देखते हो। तो इन्हीं कोड्स को पढ़ के प्रोटीन बनता है, इन्हीं कोड्स को पढ़ के डीएनए का प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, और फिर वही एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिफाइन करता है प्रोटीन। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है डीएनए के ऊपर ये सारे कोड्स प्रोटीन्स नहीं बना पाते हैं।
ज़रूरी नहीं कि सारे कोड से एक प्रोटीन बन ही जाए। तो सबसे छोटा ऐसा सेगमेंट डीएनए का जो कि कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बना सके, जिससे पर्टिकुलर प्रोटीन कोड किया जा सके, उस छोटे से हिस्से को आप क्या कहते हो? आप कहते हो जीन। ठीक है। What is gene? Gene is the smallest segment of DNA which can code for any protein. ये डेफिनेशन है इसका, जो आप बड़े से बड़े क्लास में भी पहुंच जाओगे तो भी डेफिनेशन सेम ही मिलेगी कि आपके डीएनए के ऊपर सबसे छोटा हिस्सा जो किसी प्रोटीन के लिए कोड करता हो, या यूँ कह ले जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसे आप जीन कहोगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और कंपैरिजन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का आप पढ़ेंगे, और साथ के साथ आप डिफरेंस करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करूँगी। ओके, तो अभी के लिए इतना आपको याद रखना है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और थोड़ा सा जीन का कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए, और इन तीनों वर्ड में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, थैंक यू।